नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, शारीरिक दूरी बनाए रखिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में विस्फोट की तरह बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार कुल कोरोना संक्रमित हुए 533। दरभंगा प्रमंडल स्तरीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। मधुबनी के 50 दिव्यांग जनों की सुनी गई परिवाद। देवधा थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद के समीप दो समुदाय में हुई झड़प, 2 व्यक्ति घायल। मधवापुर के पंजाब नेशनल बैंक में कर्मचारी और मकान मालिक के बीच हुई जमकर झड़प, दोनों ने अलग अलग दर्ज कराई प्राथमिकी। मधुबनी मंडल कारा में एक साथ आए 14 कोरोना पॉजिटिव, सबके बीच मचा हड़कंप। मूसलाधार बारिश के साथ ही पूरा मधुबनी शहर हुआ जलमग्न, सड़कों पर जमा 2 फीट तक पानी। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मधुबनी में शुरू किया गया जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। आपदा विभाग के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ की तैयारियों को लेकर की समीक्षात्मक बैठक। 31 जुलाई तक सभी के द्वारा मास्क पहनने के नियम को किया जाएगा कड़ाई से लागू, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। राजनगर में धूमधाम से मनाया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 72वां स्थापना दिवस। खुलेआम देसी कट्टा लहराते हुए एक युवक को बिस्फी की पुलिस ने किया गिरफ्तार, तलाशी के क्रम में पिस्टल हुई बरामद। और जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना की पुलिस ने 530 बोतल नेपाली शराब की बरामद, 3 मोटरसाइकिल जब्त। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में कोरोना का आंकड़ा विस्फोटक की तरह सामने आ रहा है। गुरुवार को 6 नए संक्रमित आए और उसके बाद फिर 19 नए मरीज सामने आए। वहीं शुक्रवार को फिर 11 नए मरीज सामने आए हैं। कुल मिलाकर मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 544 हो गई है। डे न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि सावधानियां बरतें, सजग रहें, सुरक्षित रहें। पूरे देश में कोरोना को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं मधुबनी जिला में प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि विभिन्न प्रखंडों के कई गांवों व पंचायतों को पूरी तरह सील कर दिया गया है, लेकिन कोरोना का संक्रमण है कि कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को 6 नए संक्रमित मरीज सामने आए और उसके बाद फिर 19 नए मरीज सामने आए हैं। मधेपुर से 2 आए हैं, जिसमें बकुआ जोगिया वार्ड नंबर 8 से एक 28 वर्षीय पुरुष है और वार्ड नंबर 14 से एक 34 वर्षीय पुरुष है। वहीं राजनगर से 14 नए कोरोना संक्रमित आए हैं, जिसमें रामपट्टी जेल से 29 वर्षीय 2 पुरुष है, 37 वर्षीय 1 पुरुष है, एक 27 वर्षीय पुरुष है, एक 30 वर्षीय पुरुष है, एक 44 वर्षीय पुरुष है, 2 महिला 25 वर्षीय है, 2 पुरुष 25 वर्षीय है, एक पुरुष 45 वर्षीय है, एक पुरुष 43 वर्षीय है और एक 9 वर्ष की लड़की है। वहीं झंझारपुर से एक 32 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव आया है। वहीं साहरघाट से एक 40 वर्षीय और एक 60 वर्षीय पुरुष यानी कि मधवापुर प्रखंड से कुल 2 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कुल मिलाकर मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 533 हो गई है। सभी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इन्हें आइसोलेशन वार्ड इलाज के लिए भेजा जा रहा है। वहीं एक साथ फिर इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आने से लोगों में खौफ और बढ़ गया है। स्थिति भयावह होती जा रही है, लोग दहशत में जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोएं, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहे, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सजग करें। पटना स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूरे बिहार में मधुबनी जिला का कोरोना आंकड़े में तीसरा स्थान है।
वहीं मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 533 पर पहुंच गई है। बहरहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं गुरुवार के बाद फिर शुक्रवार को 11 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जिसमें 2 खजौली प्रखंड से हैं। खजौली प्रखंड के लक्ष्मीपुर से 2 कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें एक 42 वर्षीय पुरुष और एक 30 वर्षीय पुरुष है। फुलपरास प्रखंड से 3 पुरुष कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनकी उम्र 32 वर्ष, 36 वर्ष और 52 वर्ष है। वहीं रहिका प्रखंड का एक 13 वर्ष का लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं एक 18 वर्ष की लड़की रहिका प्रखंड के वार्ड नंबर 13 महाराजगंज से कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यानी कि सदर में शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, दोनों महाराजगंज से हैं, जिसमें एक 13 वर्ष की लड़की और एक 18 वर्ष की लड़की शामिल है। वहीं बिस्फी प्रखंड से 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक मरवा गांव से 30 वर्षीय पुरुष है, चहुटा से एक 45 वर्षीय पुरुष है, वहीं मुरैठा से एक 50 वर्षीय पुरुष है और झंझारपुर के महरैल गांव से एक 29 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या शुक्रवार तक मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार 544 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार के द्वारा दरभंगा प्रमंडल स्तरीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें मधुबनी जिला के 50 दिव्यांगजनों की परिवाद को सुना गया और तत्काल संबंधित विभाग को समस्या के निष्पादन का निर्देश दिया गया। डॉक्टर शिवाजी कुमार राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा आयोजित दरभंगा प्रमंडल स्तरीय लोक अदालत में मधुबनी जिला के कुल 50 निबंधित दिव्यांगों के परिवाद को सुना गया व संबंधित विभाग को इनके समस्या के समाधान तय सीमा के भीतर निष्पादित करने का आदेश दिया गया। साथ ही डीपीओ मधुबनी के जिला सचिव मुकेश पंजियार के परिवाद की सुनवाई के बाद सिविल सर्जन और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निर्देशित किया गया कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और अन्य रुधिर रोग से पीड़ित को उनके आवास पर दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए व प्रत्येक 15 दिन पर बिना ब्लड डोनर के उन्हें खून उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा सहायक निदेशक स्पष्टीकरण मांगा गया कि लॉकडाउन से पहले तक पंचायत स्तरीय और प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित क्यों नहीं की गई। मुकेश पंजियार ने राज्य आयुक्त से निवेदन किया कि बिहार के सभी जिले में बेघर असहाय दिव्यांगों के लिए शेल्टर होम की स्थापना हो। इस विषय पर राज्य आयुक्त ने मुकेश पंजियार बनाम राज्य दिव्यांगता निदेशालय के नाम से एक केस दायर किया, जिसमें सभी परिकल्पना को लिखित रूप से अदालत में भेजने का आदेश दिया। इसके अलावा राशन कार्ड संबंधित समस्याओं के निदान के तहत राज्य आयुक्त डॉक्टर कुमार ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश किया कि 15 दिन के भीतर सभी वादी दिव्यांग का राशन कार्ड बनाया जाए और तब तक उन्हें राशन उपलब्ध कराया जाए। उन्हें अपने अगले आदेश में कहा कि दिव्यांगजन को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं के बीच के अंतर को समझने में दिक्कत होती है, इसलिए सभी प्रकार के योजनाओं की सुलभ जानकारी के लिए बेहतर प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निर्देशित किया कि मधुबनी जिला में पेंशन के लिए प्रखंड स्तरीय स्पेशल ड्राइव चलाया जाए। साथ ही बुनियाद केंद्र के प्रबंधक को निर्देशित किया कि बुनियाद केंद्र के कर्मी को प्रखंडवार प्रतिनियुक्त किया जाए और उस कर्मी का मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर विभिन्न माध्यम से सार्वजनिक किया जाए, ताकि दिव्यांग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान पा सके। दिव्यांगजन स्वावलंबी योजना से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने जिला उद्योग आयुक्त और एलडीएम को 2 लाख तक का लोन दिलाने हेतु निर्देशित किया। दरभंगा प्रमंडल स्तरीय लोक अदालत में मधुबनी के अलावे दरभंगा और समस्तीपुर के 208 दिव्यांगों ने भाग लिया। राज्य आयुक्त ने सभी के परिवाद का निपटारा किया। यह परिवाद गूगल मीट ऐप पर आयोजित हुआ, जिसमें टेक्निकल हेड संदीप कुमार और संतोष सिन्हा ने बेहतरीन कार्य किया। लोक अदालत में डीपीओ मधुबनी के अध्यक्ष फूल बाबू और कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार सहित प्रखंड प्रभारियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। देवधा थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद के समीप 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गया। घायलों का इलाज जयनगर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस बाबत थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया है कि दोनों समुदाय के लोगों को शांति बैठक के लिए बुलाया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है।
देवधा थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद के समीप शुक्रवार को दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दो युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों का इलाज जयनगर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। घायलों में देवधा गांव का 20 वर्षीय रमेश व 27 वर्षीय गुलजार शामिल है। घायल के मुताबिक शुक्रवार को लगभग 1 बजे देवधा बड़ी मस्जिद में एक समुदाय के लोगों द्वारा जुमा की नमाज अदा करने के लिए गए। उसी क्रम में मस्जिद के समीप दूसरे समुदाय के घर में शादी विवाह के कारण लाउडस्पीकर से गाना बजाया जा रहा था। नमाज के समय बाजा बंद करने की बात कही गई, लेकिन लोगों ने नहीं माना और मामला बिगड़ गया। इतना बिगड़ा कि दोनों के बीच झड़प हो गया। इधर थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों समुदाय के लोगों को थाने पर शांति समिति की बैठक के लिए बुलाया गया है, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार करेंगे। उन्होंने स्थिति को फिलहाल सामान्य बताया है। झगड़ा लड़ाई हुआ तो मैं चलाने के लिए गया था, उनको 20 किलो मारा। कौन मारा? कोई मुस्लिम लोग। हाँ? मुस्लिम लोग मारा सर। काहे के लिए? क्या बात हुआ था? क्या हो गया था? लड़ाई हुआ था, लाठी से 1 चोट किया। तो काहे मारपीट क्यों हुआ? डीजे बज रहा था ना, मस्जिद के अजान कर रहा था, नमाज पढ़ रहा आया, बोले 10 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, बाकी कोई बजा लेना तो नहीं, पूरा आवाज कर दे। पूरा आवाज करने के बाद दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी और मकान मालिक के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसे शांत कराने के लिए बाहर से विभागीय पदाधिकारी भी पहुंचे, लेकिन समझौते पर सहमति नहीं बनी। बाद में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पंजाब नेशनल बैंक मधवापुर में बैंक कर्मचारी और मकान मालिक दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे को जख्मी कर दिया। मकान मालिक के पक्ष से चंदन प्रसाद और उनके पिता बलराम प्रसाद दोनों जख्मी हुए। दोनों के बीच पहल करने के लिए बाहर से विभागीय पदाधिकारी भी पहुंचे, लेकिन समझौते पर सहमति नहीं बनी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। सभी का इलाज मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में चल रहा है। इस मामले को शर्मनाक घटना बताते हुए स्थानीय लोगों ने बैंक के सभी अधिकारी व कर्मचारियों का तबादला एक साथ कराने की मांग की है। चंदन प्रसाद ने बैंक टाइम से पहले 9 बजे पूर्व नियोजित तरीके से घटना को अंजाम देने का आरोप बैंक के कर्मचारी सत्य प्रकाश सिंह पर लगाया है। जान से मारने की धमकी देने और सोने का चेन छीनने की शिकायत भी एफआईआर में की गई है। वहीं बैंक कर्मचारी ने जेब से 25,000 रुपए के साथ सोने का चेन लेने का आरोप मकान मालिक पर लगाया है। उन्होंने मकान मालिक सहित परिवार के 7 लोगों को नामजद किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी मंडल कारा में एक साथ 14 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो इन 14 पॉजिटिव में एक भी बंदी नहीं है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर आसपास के लोगों में काफी भय देखा जा रहा है। मंडल कारा में एक साथ 14 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने पर हड़कंप मच गया है। सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई है। एहतियात के तौर पर लोग अपने को दूसरों से अलग करने में जुट गए। जेल अधीक्षक से लेकर सुरक्षा कर्मी तक दहशत में है। शाम तक मेडिकल टीम के मंडल कारा नहीं पहुंचने से असमंजस की स्थिति थी। सभी एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। सूत्रों की माने तो बंदी 14 लोगों में शामिल नहीं है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मंडल कारा अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने गुरुवार की शाम बताया कि मंडल कारा के 14 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की सूचना मिली है। मेडिकल टीम के नहीं पहुंचने से स्थिति और स्पष्ट नहीं हो सकी है। एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के चिन्हित होने के साथ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह मंडल कारा में तैनात 3 बीएमपी जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके पाए जाने के बाद 5 जुलाई को मेडिकल टीम वहां पहुंचकर 75 लोगों की सैंपल ली थी। जेल के भीतर व बाहर परिसर को सैनिटाइज किया गया था। हर कोने में छिड़काव किया गया था। विभिन्न वार्डों में सफाई की गई थी। मंडल कारा प्रशासन ने कैदी वार्ड से लेकर सभी दफ्तरों के दरवाजे व खिड़की की सफाई भी कराई थी। काराधीक्षक की माने तो जिन 75 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें कारा के सुरक्षा कर्मी व उसके परिजन शामिल थे। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मूसलाधार बारिश के साथ ही पूरा मधुबनी शहर जलमग्न हो गया है। सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया है। आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। वहीं अभी और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मधुबनी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। शहर का बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, चूरी बाजार, विनोदानंद झा कॉलोनी, आदर्श नगर मोहल्ला, तिरहुत कॉलोनी, जलधारी चौक, कोतवाली चौक सहित कई अन्य मोहल्ले में जल जमाव हो चुका है। रामपट्टी मोड़ से गौशाला रोड तक जाने वाली मुख्य सड़क पर करीब 2 फीट पानी जमा हो गया है। वाहनों को लाने ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन नाले में फंसकर खराब हो चुके हैं। वहीं शहर के संतू नगर, आदर्श नगर व अन्य कई मोहल्लों में लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश कर चुका है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि अभी भी बारिश थमी नहीं है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अभी और बारिश होने की संभावना है। स्टेशन रोड में भी बारिश के पानी से जल जमाव की नौबत आ गई है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मधुबनी में पूरे माह जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा को जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक चलाया जाएगा। इसमें कोरोना महामारी के दौर में महिलाओं और बालिकाओं की सेहत और अधिकारों की सुरक्षा समेत कई बिंदुओं पर जागरूकता कार्यक्रम होगा। परिवार नियोजन पर सामुदायिक अलख जगाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बीते 10 वर्षों से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौर में महिलाओं और बालिकाओं की सेहत और अधिकारों की सुरक्षा इस वर्ष की थीम है। यद्यपि देश कोरोना संक्रमण के बीच में है, लेकिन प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान न सिर्फ अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए बल्कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य कल्याण में भी महत्व रखता है। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर इस प्रतिकूल परिदृश्य में पूरे माह जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा को जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक चलाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कहा कि सीमित परिवार हर मायने में खुशहाली का प्रतीक है। छोटे परिवार में ही बच्चों की बेहतर परवरिश संभव होती है व उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध हो पाती है। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस के माध्यम से आम लोगों को नियोजित परिवार के विषय में संकल्पित होने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि जिले में 27 जून से 10 जुलाई तक दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें आशा द्वारा इच्छुक दंपत्ति से संपर्क कर परिवार नियोजन के साधनों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं 11 जुलाई से 31 जुलाई तक जिले में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का आयोजन होगा, जिसके तहत पंजीकृत दंपत्ति को अस्थायी व अस्थायी साधन दिया जाएगा। इस दौरान जिला स्तर से लेकर सामुदायिक स्तर तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने खुशहाल परिवार का मंत्र बताते हुए कहा, स्वस्थ परिवार के लिए भी परिवार नियोजन के उपाय कारगर है। इसके लिए परिवार नियोजन के किसी भी विधि को अपनाया जा सकता है, जो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। स्वस्थ जच्चा व बच्चा के लिए लड़की की शादी 18 साल बाद व लड़के की शादी 21 वर्ष के बाद ही करनी चाहिए व 20 साल के बाद ही महिला द्वारा गर्भधारण सुरक्षित होता है। इस दौरान कई सारी जानकारियां साझा की गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट,
टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। आपदा विभाग के मुख्य सचिव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ की तैयारियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने बाढ़ से संबंधित की गई विभिन्न तैयारियों से मुख्य सचिव को अवगत कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 से 14 जुलाई को संभावित वर्षापात व बाढ़ की संभावना को लेकर प्रभावित होने वाले जिलाधिकारियों के साथ तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, अपर समाहर्ता आपदा प्रभारी, जिला चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन, सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। जिला पदाधिकारी ने संभावित बाढ़ को लेकर मधुबनी जिले की तैयारियों में आपदा विभाग के प्रधान सचिव को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिले के बाढ़ संभावित प्रखंड जयनगर, मधेपुर व झंझारपुर में एसडीआरएफ की टीम व बोट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। तटीय इलाकों के अंचलाधिकारी व जनप्रतिनिधि से निरंतर संपर्क बनाए रखा जा रहा है। तटबंध के इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट करने के लिए निरंतर माइकिंग कराई जा रही है। बीते वर्ष के बाढ़ के दौरान चयनित शरण स्थलों व कम्युनिटी किचन को आपात स्थिति में चलने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। तटबंधीय क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से जलस्तर का निरीक्षण किया जा रहा है। आगामी संभावित बाढ़ के मद्देनजर अगले 3 दिनों के लिए बोट को भाड़े पर रख लिया गया है। जिले में आपदा कंट्रोल रूम का नंबर भी 24 घंटे सेवारत रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिन न्यूज। केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित गाइडलाइन को लेकर जिला पदाधिकारी ने कहा है कि वर्तमान में लागू नियम 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू होगा। इस दौरान सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा 29 जून को निर्गत आदेश में राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है कि राज्य सरकारें स्थिति का आकलन कर कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर सकती है अथवा अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकती है, जैसा कि आवश्यक हो। बिहार राज्य में कोविड के संक्रमण के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं, इसलिए विचार के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी प्रावधानों के साथ सभी शर्तें प्रतिबंध संपूर्ण बिहार में 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। सभी शॉपिंग मॉल, दुकान, सार्वजनिक वाहन जैसे बस, टैक्सी, ऑटो में परिचालन कर्मी, चालक, ग्राहक, सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। सभी प्रतिष्ठान, वाहन के मालिक व कर्मियों के लिए चालकों के लिए आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वालों का प्रवेश वर्जित रखें। यदि जिला प्रशासन या पुलिस के द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाए तो संबंधित जिला पदाधिकारी आदेश पारित कर आदेशोल्लंघन के लिए दोषी शॉपिंग मॉल या दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान या बस, टैक्सी, ऑटो का परिचालन बंद करने के लिए अधिकृत होंगे।
अतः राज्य सरकार के सभी विभागों व पुलिस क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गृह मंत्रालय के आदेश उसके साथ संलग्न दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट दिन न्यूज। राजनगर प्रखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के द्वारा 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नूतन पुरातन कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर मंत्री मनीष पासवान ने की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजनगर के द्वारा 72वां स्थापना दिवस के अवसर पर नूतन पुरातन कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर मंत्री मनीष पासवान ने की। मंच संचालन अजीत पासवान, कार्यक्रम संयोजक प्रदेश कार्य समिति सदस्य रोहित झा ने किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के पूर्व के कार्यकर्ताओं को वर्तमान के कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ना था। इस कार्यक्रम में पुराने कार्यकर्ताओं ने अपना अपना अनुभव साझा किया, ताकि वर्तमान समय के जो कार्यकर्ता हैं उनको संगठन के बारे में और पूर्व में संगठन को चलाने में किस प्रकार की दिक्कत आई थी, किस प्रकार वह कार्यक्रम किया करते थे और किस प्रकार छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम किया जाता था, ऐसे कई अनुभवों को साझा किया गया, जिसे सुनकर वर्तमान समय के कार्यकर्ताओं ने गौरवान्वित महसूस किया। मुख्य अतिथि के रूप में संघ के उत्तर बिहार के शारीरिक प्रमुख अरविंद, जिला कारवा के अतुल, विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य व पूर्व प्रधानाचार्य हीरानंद आचार्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य व मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य सुजीत पासवान, नगर अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज प्रियांशु, भाजपा के व्यवसायी प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी जिला के स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद मौजूद थे। सभी अतिथियों ने अपने अपने मंतव्य कार्यकर्ताओं के बीच साझा किए और कार्यकर्ता को संगठन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा तत्परता दिखाने का स्वागत किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक राकेश साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक कुशवाहा, पूर्व कार्यकर्ता अभिषेक मोनू, भाजपा के महामंत्री ज्योति मंडल, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र पासवान, मंडल महामंत्री राजीव झा, मंडल उपाध्यक्ष राजीव पासवान ने कार्यकर्ताओं में अपने अनुभवों को साझा किया और इस कार्यक्रम में उपस्थित युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सौरभ ठाकुर, चंदन पासवान, संघ के जिला शारीरिक प्रमुख बजरंग, जिला घोष प्रमुख राम मोहन, कुंदन कुमार, अभय प्रकाश, आलोक सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट दिन न्यूज। बिस्फी थाना की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो खुलेआम देसी कट्टा लहराते हुए घूम रहा था। वहीं तस्करी के क्रम में उसके पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार युवक को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पतानापे की पुलिस ने देसी कट्टा व कारतूस के साथ एक युवक को नरसाम चौक से सटे उत्तर एक तालाब के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी नसीर का पुत्र सदरे आलम बताया जा रहा है। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि यह युवक अपने हाथ में देशी कट्टा को लहराते हुए कहीं जा रहा था, जिसे देख लोग डर गए और इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी भय को दूर करते हुए किसी तरह उसे बात में उलझाकर घेर लिया। मौके पर पताना ओपी अध्यक्ष दल बल के साथ वहां पहुंचे और युवक को अपने कब्जे में लिया। पुलिस के द्वारा जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके बाएं कमर से मिसाइल में एक कारतूस के साथ पिस्टल बरामद किया। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि गिरफ्तार युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती रेलवे स्टेशन जयनगर पर रेल थाना पुलिस ने 530 बोतल नेपाली शराब समेत 3 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसकी खोजबीन की जा रही है। नेपाल में कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बावजूद शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय
सीमावर्ती रेलवे स्टेशन जयनगर पर रेल थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब लदी 3 मोटरसाइकिल को जब्त किया। हालांकि पुलिस को देख सभी शराब तस्कर फरार हो गए। रेल के थानाध्यक्ष विनोद राम ने बताया कि गुरुवार को रेलवे स्टेशन के समीप नेपाली रेलवे गुमती के समीप नेपाल से नेपाली रेलवे लाइन के माध्यम से 3 मोटरसाइकिल शराब तस्कर अपने मोटरसाइकिल पर शराब लादकर अन्य जगह ले जा रहा था। रेल थाना की पुलिस गश्ती कर रही थी, उसी क्रम में पुलिस गश्ती दल की नजर शराब तस्कर पर गई तो शराब तस्कर शराब लदी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। रेल थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी मोटरसाइकिल पर 300 ml के कुल 530 बोतल नेपाली शराब बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 3 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बेंगरा के सर्वोदय हाई स्कूल को सरकार ने +2 की पढ़ाई कराने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस पहल से इलाके के छात्रों को बहुत राहत मिलेगी। अब उन्हें मैट्रिक से आगे की पढ़ाई के लिए इलाके से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मधवापुर प्रखंड के बेंगरा के सर्वोदय हाई स्कूल को सरकार ने +2 की पढ़ाई कराने की मंजूरी दे दी है। स्कूल को कोड आवंटित कर दिया गया है। HM राधाकांत रमन शिक्षक आशुतोष मिश्र ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की इस पहल से इलाके के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। अब मैट्रिक से आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अपने इलाके से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार की इस योजना से खासकर छात्राओं ने काफी राहत महसूस किया है। गरीब तबके के अभिभावक मैट्रिक परीक्षा के बाद की पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते थे। ऐसे परिवारों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, LG, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, AC, LED, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में विस्फोट की तरह बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार कुल कोरोना संक्रमित हुए 533। दरभंगा प्रमंडल स्तरीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। मधुबनी के 50 दिव्यांग जनों की सुनी गई परिवाद। देवधा थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद के समीप 2 समुदाय में हुई झड़प, 2 व्यक्ति घायल। मधवापुर के पंजाब नेशनल बैंक में कर्मचारी और मकान मालिक के बीच हुई जमकर झड़प, दोनों ने अलग अलग दर्ज कराई प्राथमिकी।
मधुबनी मंडल कारा में एक साथ आए 14 कोरोना पॉजिटिव, सबके बीच मचा हड़कंप। मूसलाधार बारिश के साथ ही पूरा मधुबनी शहर हुआ जलमग्न, सड़कों पर जमा 2 फीट तक पानी। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मधुबनी में शुरू किया गया जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। आपदा विभाग के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ की तैयारियों को लेकर की समीक्षात्मक बैठक। 31 जुलाई तक सभी के द्वारा मास्क पहनने के नियम को किया जाएगा कड़ाई से लागू, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। राजनगर में धूमधाम से मनाया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 72वां स्थापना दिवस। खुलेआम देसी कट्टा लहराते हुए एक युवक को बिस्फी की पुलिस ने किया गिरफ्तार, तलाशी के क्रम में पिस्टल हुई बरामद। और जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना की पुलिस ने 530 बोतल नेपाली शराब की बरामद, 3 मोटरसाइकिल जब्त। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जयनगर के कमला नदी का जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई है। वहीं जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के डोडवार और ब्रह्मोत्रा गांव में बाढ़ का पानी भी प्रवेश कर चुका है। हालांकि पल-पल अधिकारी जलस्तर के वृद्धि पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल पानी खतरे के निशान से 45 सीएम नीचे बह रही है। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से हो रहे लगातार वर्षा के कारण शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि देखी गई। जलस्तर में भारी वृद्धि को देखते हुए सरकार के आदेश पर अपर समाहर्ता अजय कुमार, अंचलाधिकारी संतोष कुमार, संजय कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता कमलना नहर प्रमंडल विभाग, कार्यपालक अभियंता ई महानंद सिंह के बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता सत्येंद्र राय, कनीय अभियंता संगम पटेल समेत अन्य अभियंता कमला पुल का जायजा लिया। जलस्तर में हो रही वृद्धि के कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने की सूचना है। पानी अभी खतरे के निशान से 45 सीएम नीचे बह रही है। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। भारतीय न्यूज चैनलों पर नेपाली प्रधानमंत्री को लेकर भड़काऊ प्रसारण के बाद वहां के केबल ऑपरेटरों ने भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रसारण पर तत्काल रोक लगा दी है। वहीं इसको लेकर आमजन ने कहा है कि भारत नेपाल का संबंध हमेशा से अटूट था और आगे भी रहेगा। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में दूरदर्शन को छोड़कर भारतीय न्यूज चैनल के प्रसारण पर रोक की खबर पर दोनों देशों के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेपाल भारत के बीच पिछले कई वर्षों से चली आ रही बेटी रोटी का संबंध अटूट रहेगा, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि नेपाल सरकार के सूचना मंत्री के हवाले से जानकारी के अनुसार भारतीय न्यूज चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध के आरोपों का खंडन करते हुए बेबुनियाद बताया है। गौरतलब है कि कई भारतीय न्यूज चैनलों के द्वारा नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली व चीन राजदूत के बीच आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नेपाल केबल ऑपरेटर संघ के द्वारा दूरदर्शन चैनल व मनोरंजन चैनलों को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। केबल ऑपरेटर सूत्रों के हवाले से जानकारी के अनुसार भारत नेपाल दोनों देशों के बीच चली आ रही बेटी रोटी का संबंध हमेशा रहेगा, लेकिन भारतीय न्यूज चैनलों के द्वारा नेपाली प्रधानमंत्री और चीन के राजदूत के बीच आपत्तिजनक न्यूज का प्रसारण करने, भड़काऊ व गलत रिपोर्टिंग को लेकर केबल ऑपरेटरों ने भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर तत्काल रोक लगा दी है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल सरकार के द्वारा भारतीय न्यूज चैनल पे के प्रसारण पे प्रतिबंध लगा है, आपकी राय जानना चाहेंगे सर। ये बहुत बड़ी नेपाल की गलती है और ऐसी कोई अभी भारत और नेपाल के बीच में समस्या नहीं खड़ी हुई है कि हम न्यूज सारे जितने भी दूरदर्शन को छोड़ करके सारे न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध करें। अभी क्या मामला है? भारत और नेपाल के बीच तो कोई मामला ही नहीं है। भारत की तरफ से न कोई स्टेटमेंट आ रहा है, न भारत के विरुद्ध नेपाल की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, बल्कि पूरे नेपाल की जनता, खास करके भारतीय मूल के
जो क्षेत्र हमारा सीमा का जो क्षेत्र है, वहाँ पूरे तरह से जो भी वहाँ के नागरिक हैं वो भारतीय चैनल देखते हैं, तो उनको भारतीय न्यूज से वंचित करने का ये एक सोचा समझी हुई साजिश जैसे लगती है और ये चलने वाला नहीं है। भारतीय चैनलों को नेपाल में बंद करना ये एक बेवकूफ़ी की बात हम कह सकते हैं। भारत नेपाल का अटूट बेटी रोटी का संबंध रहा है, रहेगा। वहाँ की गोरखा रेजिमेंट हमारे देश की एक सशक्त सीमा क्षेत्र का एक हस्त है, एक रास्ता है, एक हमारा अंग है। और फिर भारत का कोई ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी कोई कार्रवाई तो नेपाल के विरुद्ध हुई नहीं है, तो फिर चैनल को बंद करने का क्या मतलब है, हमारे समझ में नहीं आता है। और ये बिल्कुल अनुचित है। ये उनकी एक तरह से हमारे भारतीय मूल के जो लोग सीमा पर रहते हैं, जिसको हम मधेश भी कहते हैं, जिनसे हमारा बेटी रोटी का संबंध है, वो अधिकांश भारतीय न्यूज चैनलों को देखते हैं। उनको वंचित करने का एक ये षड्यंत्र है कि वो भारत की आवागमन से, भारत के संस्कृति से, भारत के और जो भी हमारी रहन सहन की चीजें हैं, हमारे रिश्ते की चीजें हैं, उनसे वो वंचित हो। ये तो असंभव बात है। उनसे वंचित करना ये बिल्कुल गलत है और मेरे ख्याल से नेपाल को दोबारा सोचना पड़ेगा और भारत को इस मुद्दे पर अपने स्तर से अब लेकिन लगता है कि कोई निर्णय लेना होगा या नेपाल से बात करना। सर, अभी जो मौजूदा हालात अभी उत्पन्न हो गया है भारत नेपाल के बीच में, जो वर्षों से चली आ रही थी, बेटी रोटी का संबंध भी है हर मामले में, बावजूद नेपाल सरकार का जो रवैया है, इस पे क्या कहेंगे सर? ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। सिर्फ बेटी रोटी का संबंध तो मौजूद है, रहेगा। उसके अलावा सीमा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उनसे हमारे सीमा पर व्यापार का भी बहुत बड़ा रिश्ता है। हमारा व्यापार चलता है और उनका हम आवश्यकता की चीज की पूर्ति करते हैं, वो बंद हो गया। और वैसी स्थिति में नेपाल की तरफ से अगर इस तरह का अगर कोई पाबंदी लगाया जाता है, अभी सीमा पर जमीन को लेकर, नहर को लेकर, पानी को लेकर जो तरह तरह की बातें आ रही है, ये कभी नहीं ऐसा हुआ। और अभी जो वहाँ नेपाल की सरकार है, उसके जो प्रमुख हैं ओली साहब, उनकी अदूरदर्शिता और कहीं न कहीं व्यक्तिगत उनके राजनीतिक लोभ के कारण इस तरह का वो निर्णय ले रहे हैं। मैंने समझता हूं कि ये नेपाल के हित की वो सोच रहे हैं, वो व्यक्तिगत हित की सोच रहे हैं। उनके देखिए कितना आश्चर्य है, उनके पार्टी के प्रमुख प्रचंड वो उनके विरोध में है और फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये बिल्कुल समझ से परे की बात है। उनको सोचना होगा भारत का जो रिश्ता है, भारत के व्यापार का जो रिश्ता नेपाल के साथ है, और हम खुलकर कोई भी विरोध का हमारा कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है भारत की तरफ से, न कोई ऐसी बात हुई है। तो इस तरह के संबंध से बड़ी निराशा हो रही है। यहाँ का व्यापार प्रभावित हो रहा है, वहाँ के रहने वाले हमारी जनता, हमारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मैं बिमल मस्करा, सामाजिक गतिविधियों के लिए यहाँ काम करता हूँ, जयनगर की। सदियों से भारत नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण और प्रगाढ़ संबंध को देखते हुए केबल ऑपरेटर संघ नेपाल के द्वारा जो भारतीय न्यूज चैनलों पे प्रतिबंध लगाया गया है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसनाक है। मैं इसे केबल ऑपरेटर संघ नेपाल से वापस लेने की जोरदार मांग करता हूं। साथ ही भारत नेपाल दोनों देशों के मीडिया चैनलों से अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि भारत नेपाल संबंध की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी तरह के भड़काव और सनसनीपूर्ण रिपोर्टिंग करने से परहेज करें और कूटनीति को, जो भी दोनों देशों के बीच असमझदारी या असहमति उत्पन्न हुई है सीमा संबंधी विवादों के बारे में, उसे हल करने का मौका दें, कूटनीति के माध्यम से हल होने दें और भड़काव
रिपोर्टिंग करने से बचें, क्योंकि इससे संबंध खराब ही होंगे। ठीक है, हमें संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और भारतीय चैनलों पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लिया जाना चाहिए। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बासोपट्टी से अंचल कार्यालय पर बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आगामी 11 से 15 जुलाई तक याद है ना के तहत सरकार के द्वारा घोषित वादाओं को सोशल मीडिया व कार्यस्थल पर पोस्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा। साथ ही 16 जुलाई को कैंडल मार्च व 17 जुलाई को भिक्षाटन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के सदस्यों ने बासोपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक विरोध किया है। कई कार्यपालक सहायक ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर यह कार्यक्रम किया गया है। कार्यपालक सहायक विभिन्न मांग को पूरा करने की मांग कर रही है। सहायकों की मांग में पात्रता परीक्षा से मुक्त, सेवा को अस्थायीकरण सहित अन्य मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया गया। कार्यपालक सहायक ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई जाएगी। 9 व 10 जुलाई को काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए कार्यालय में किया गया है। इसके बाद 11 से 15 जुलाई तक याद है ना के तहत सरकार के द्वारा घोषित वादों का सोशल मीडिया व कार्यक्रम स्थल पर बैनर पोस्टर के माध्यम से पुनः स्मारित किया जाएगा। 16 जुलाई को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 17 जुलाई को भिक्षाटन का कार्यक्रम किया जाएगा। इधर प्रखंड कार्यालय पर काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक विरोध करते समय सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया गया। उसके बाद सभी कार्यपालक सहायक काला बिल्ला लगाकर अपना कार्य करने कार्यालय गए। मौके पर ललित कुमार, सरोज, मनीष, राधा, भारती, मुकेश, सूरज, विपिन, राजीव, राहुल, चंदन सहित कई कार्यपालक सहायक शामिल हुए। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। सावन माह के कृष्ण पक्ष से मिथिलांचल में नव विवाहिताओं द्वारा मनाए जाने वाली लोक पर्व मधुश्रावणी की शुरुआत हो गई है। यह पर्व सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शिव पार्वती पूजा से शुरू होती है व शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को संपन्न होती है। इसे कई जगह मैना पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष यह 10 जुलाई से शुरू हुई है, जिसका समापन 23 जुलाई को होगा। मिथिलांचल में नव विवाहिताओं के द्वारा मनाए जाने वाली लोकपर्व मधुश्रावणी शुक्रवार से हर्षोल्लास के साथ शुरू हुई। यह पर्व सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से चंद्रमा विहारा व शिव पार्वती पूजा से शुरू होती है व सावन माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को संपन्न होती है। इसे मैना पंचमी भी कहते हैं। इस बार यह पर्व 10 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई को संपन्न होगी। इस पर्व को नव विवाहिता पति को दीर्घायु व अमर सुहाग के लिए मनाती है। मधुश्रावणी पर्व शुरू होते ही नवविवाहिताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पर्व के प्रथम दिन नव विवाहिता ससुराल से आए पूजन सामग्री, दूध, लावा, फूल पत्ती व अन्य सामग्रियों से विहर की पूजा करती है। इससे पति के दीर्घायु का वरदान मिलता है। 14 खंडों की कथा सुनती है। यह पर्व नव विवाहिताओं के लिए तपस्या है। व्रत के दौरान नव विवाहिता अपने मायके का कुछ भी नहीं खाती है, ससुराल से आए सामग्री का ही उपभोग करती हैं। इस बार 10 जुलाई से 23 जुलाई तक नव विवाहिता अपने ससुराल से आए खाद्य सामग्री, श्रृंगार, प्रसाधन व वस्त्र का उपभोग करेगी। इसमें व्रती, मैना पंचमी, मंगला गौरी, पृथ्वी जन्म, सावित्री सत्यवान, महादेव कथा, गौरी तपस्या, शिव विवाह, गंगा कथा, बिहुला कथा तथा बाल बसंत की कथा सहित 14 खंडों में कथा का श्रवण करेगी। प्रतिदिन संध्या काल में महिलाओं के द्वारा संध्या गीत, कोहबर गीत व नचारी का गायन होता है। बासी फूलों से नाग नागिन की पूजा होती है। नवविवाहिताओं के साथ गीत गाते हुए कुंवारी कन्या भी फूल लोढ़ने जाती है। पुष्प वाटिका से फूल व पत्ती लोढ़ती है। किसी मंदिर देवस्थल में एकत्रित होकर फूल की डाली को सजाती है। उसी फूल से अगले दिन नाग नागिन की पूजा करने की प्रथा है। इसमें महिला ही पुरोहित व कथावाचक होती है। मधुश्रावणी मिथिलांचल का एक ऐसा इकलौता पर्व है जिसमें पुरोहित व कथावाचक महिला ही होती है। महिला पंडित पूजा कराने के साथ साथ कथावाचन भी करती है।
अब इस तरह की कथा कहने वाली महिला की कमी होती जा रही है। एक ही महिला पुरोहित कई नवविवाहिता को कथा सुनाती है। व्रत के द्वारा महिला पुरोहितों को विधिवत नए वस्त्रवत दक्षिणा दी जाती है। पूजा के अंतिम दिन विवाहिता को जलती हुई आग की बत्ती, जिसे आम भाषा में टेमी बुलाते हैं, उसे घुटना व पैरों पर दागने की परंपरा है। अब इसे आस्था कहे या अंधविश्वास, लेकिन ऐसा मानना है कि उसके क्रम में अगर घुटने या पर फोफले उग जाते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पर्व में भाग लिए पति के द्वारा पान के पत्ते से आंख बंद कर दी जाती है। इसके बाद माना जाता है कि इससे पति पत्नी का संबंध मजबूत होता है। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।